तो चलिए, जो अब हम बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कशन यहां पर इसमें करेंगे, इस टॉपिक में। इससे जस्ट पहले वाले जो टॉपिक्स थे उनमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, करंट देखा, पोटेंशियल देखा, चार्ज देखा, ओम्स लॉ के बारे में हमने डिस्कशन किया, वो सब हमने वहां पर देख लिया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने देखा। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, मैं इसे इलेक्ट्रिक पावर भी बोल सकता हूं और इलेक्ट्रिक पावर भी बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर अब समझते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है। आपने देखा होगा कि वर्क जो करते हैं हम, हमारे जो डेली लाइफ है, अगर जो हम वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग तो होंगे जो बहुत जल्दी वर्क कर देते हैं, है ना। कुछ लोग होंगे जो धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, कुछ होंगे गिवन टाइम पीरियड में ज्यादा वर्क निकाल देंगे और कुछ जो होंगे वो गिवन टाइम पीरियड में कम वर्क निकालेंगे। तो ये डिपेंड्स करता है कि इनकी पावर क्या है। पावर मतलब कि यहां पर हम जब गाड़ियों के सेंस में कहें, जो ऑटोमोबाइल के सेंस में कहें हम, तो वहां क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई इस इंजन की पावर ज्यादा है, इस इंजन की पावर कम है। समझ में आ रहा है? तो इस इंजन की पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई ये उस ही गिवन टाइम पीरियड में आपको 50 किलोमीटर दूर ले जाती है यही इंजन, और यही एक दूसरा जो इंजन है वो उसी 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर आपको अगर 30 किलोमीटर तक ही लेके जाता है। तो उसका मतलब है कि यहां पर आपकी पावर जो है वो किसकी कम है? यहां पर पावर जो है वो पीछे वाले की, जो 30 किलोमीटर लेके जा रहा है, वेट दोनों में सेम है। तो ठीक है, तो यहां पर पावर का मतलब है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कितने समय में वर्क कर रहे हैं। एनर्जी अलग है ना। एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। अगर काम करने की क्षमताएं हैं तो वो एनर्जी है, वो वर्क है। बट रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि वर्क तो कर रहा है पर कितने समय में कर रहा है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे कि यार ये जल तो रहा है पर ये जल्दी जल रहा है या लेट जल रहा है, हाँ, ये कितने टाइम में आपके वो कर रहा है वर्क, ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर समझते हैं इसे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितने टाइम में आपके ये वर्क कर पा रहे हैं। दो आदमियों के मैंने आपको एग्जांपल दिए। एक आदमी है, उस दोनों को टाइम समय सेम दिया गया है। एक को एक दीवार जो है वो चुननी है, दीवार बनानी है, तो एक तो करता है, एक पूरी दीवार बना देता है 2x2 की, मान लो ये 10x20 की जो दीवार है उसको 1 घंटे में बना देता है, और एक जो है वो 10x20 की दीवार को 2 घंटे में बना पाता है। तो पावर किसकी ज्यादा हुई? उस पहले वाले व्यक्ति की जिसने 1 घंटे में बना दी है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। और रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, वो रेट जिस पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, वो भी हमारी इलेक्ट्रिक पावर होगी कि कितनी जल्दी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है या कितनी जल्दी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या कितनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वही आपकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। पावर को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये वर्क ही आपका क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाती है। यही वर्क आपका एनर्जी होगा। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये दोनों आपकी क्या है? पावर कहलाएगी। अच्छा, ये क्या था? इससे क्या लिखा था मैंने आपको बताया था मैंने कि इससे जो मैंने लिखा था P इक्वल टू, जब हमने इससे पहले वाले इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब हमने पढ़ा था, तो P इक्वल टू H, ये एनर्जी थी। और इस एनर्जी को मैंने कैसे लिखा था? मैं इधर थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं आपके। W इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? QV लिखा था। अब Q को क्या लिखा था मैंने? I मल्टीप्लाई बाय T लिखा था। तो यहां से क्या आ जाएगा? I T और V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां Q इक्वल टू क्या होता है? आपकी IT होता है। ये हमने पहले आपको बता चुके हैं। तो यहां से क्या हो गया? ITV। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? ITV अपॉन T हो गया।
तो जब टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके यहां पर, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से P इक्वल टू क्या आ गया आपके, P इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपके, P इक्वल टू आ जाएगा आपके VI। ये आपकी पावर की फॉर्मूला हुआ, यही आपका पावर है ना, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, ये आपका पावर का फॉर्मूला हुआ है। और ये मैथमेटिकली फॉर्मेशन मैंने किया है। आपको थ्योरेटिकली मैंने बता ही दिया है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। और ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के केस में कि एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम या एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम को भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। P इक्वल टू वी आई यहां पर हो चुका है, ये हमने निकाल लिया है। चाहे तो आप I की जगह V लिख सकते हैं, तो V की फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे P इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय V अपॉन R लिखेंगे I को, ये आपको पता ही है ओम्स लॉ से। तो हम क्या लिखेंगे इसको, V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। और चाहे तो V नहीं, इसे चाहें तो आप I की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसे I की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो आप इसे I की फॉर्म में भी लिख दीजिए, है ना। मेरे पास थोड़ी सी जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं यहां लिख देता हूं। आपके इस चीज को समझ लेना कि मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर ये P, इस V को मैं क्या लिख दूं, IR लिख दूं, IR, और R I तो है ही, तो यहां से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R भी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। किसको, पावर को। तो पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। एक तो ये वाला जिसमें सिर्फ I और R है, एक कौन सा, ये वाला जिसमें सिर्फ V और R है, एक कौन सा जिसमें सिर्फ P और V और I का मल्टीप्लिकेशन है। ये हमारे पास तीन पावर के फॉर्मूले हो गए और हमने ये तीनों यहां पर निकाल लिए हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर से क्या होगा। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक, अब यूनिट की बात कर लेते हैं हम, धीरे धीरे सब कुछ बात करेंगे, धीरे धीरे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। एक भी चीज में यहां पर छोड़ूंगा नहीं, आप निश्चिंत रहें इस बात से बिल्कुल भी कि मैं कुछ छोड़ के चलूंगा नहीं। बिल्कुल एक एक चीज को गहनता से पढ़ते हुए चलेंगे, सब कुछ आपको समझाते हुए चलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब यहां समझना है इसको, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। यहां पर जो SI यूनिट है एनर्जी की वो क्या होगी, जूल होगी। किसकी, SI यूनिट एनर्जी की। ये तो हमें पहले भी बताया था मैंने आपको कि जो एनर्जी है या वर्क है उसकी यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल होगी। एंड दैट ऑफ टाइम इज द सेकंड, है ना। अगर इस SI यूनिट में जैसे कि यहां पर था आपके कि P इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, VI लिखा था आपके, और सॉरी P इक्वल टू क्या लिखा था मैंने आपके यहां पर P इक्वल टू आपके लिखा क्या चीज, समझना इस चीज को बच्चों। यहां पर P यानी कि P इक्वल टू, ये क्या हो रहा है यहां पर, ये देखो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके W अपॉन टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो इसे मैंने इस तरीके से जूल लिखा था, है ना, ये जूल हो गया है। और आपका पर यूनिट टाइम, तो ये टाइम हो गया है ना, पर यूनिट टाइम। तो जूल पर यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे, वॉट, इससे हम बोलते हैं वॉट, है ना, ये वॉट। तो ये वॉट किसकी वो होती है, जूल पर सेकंड जो है ये किसकी यूनिट है, W। ये वर्क, ये पावर की यूनिट है जिसे हम वॉट से डिनोट करते हैं, ये वॉट होता है। और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम W से लिखते हैं। ये W है आपके, W है ना, इससे इस तरीके से लिखेंगे। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल इसका W होगा। इस तरीके से हमें ऐसा यूनिट लिखनी होगी और ये वॉट है। समझ में आया होगा आपको क्या मैं बोलना चाहा था, मैंने वो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब क्या है, अब इसका थोड़ा सा किलोवाट हार क्या होता है, किलोवाट हार भी देखते हैं कि किलोवाट हार क्या होता है। यहां समझना, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी आपकी, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपकी जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर यूनिट टाइम में। अब समझना आप कि आपके घर में एसी है, आपके घर में फैन भी है, एक कूलर भी है, तीनों चीजें हैं, एसी, फैन और कूलर। किसकी इलेक्ट्रिक जो एनर्जी कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, किसकी पावर ज्यादा है, भाई यहां पर पावर एसी की ज्यादा होगी।
क्यों ज्यादा होगी? एसी जो है आपका वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम में, उसको चलने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। एज कंपेयर, इसी की कंपेयर में जब हम बात करेंगे कूलर की, तो कूलर को इससे थोड़ी सी कम पड़ रही है, और फिर फैन, इलेक्ट्रिक फैन की बात करेंगे तो उससे थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो इस तरीके का ये एक लेवल ग्रेडियंट बनता है। तो अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल भी अगर ज्यादा आता है तो किसका ज्यादा आएगा? एसी का ज्यादा आएगा। समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि ये पावर ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारे। अब पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम या प्रोड्यूस, ज्यादा कौन कर रहा है ना? इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड पर सेकेंड, अगर 1 जूल एनर्जी जो है आपके पर सेकेंड यूज हो रही है, क्या है? 1 जूल एनर्जी यानी कि P जो है, P को मैं 1 W/T लिखता हूं, और ये W क्या है? ये एनर्जी है। तो ये अगर 1 जूल एनर्जी आपके पर सेकेंड कंज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है वो पावर कितनी होगी? 1 वॉट, है ना? कितनी होगी? 1 वोट का वो अप्लायंस होगा, 1 वोट का वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा, जिसके अंदर पर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 1 जूल एनर्जी हमें वर्क करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है उसको चलाने के लिए, उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको लाइट अप करने के लिए, उसको ग्लो करने के लिए जितनी है, तो वो कितनी होगी? 1 वोट का कितना होगा? 1 वोट। अच्छा, आपने 100 वोल्ट के भी बल्ब देखे होंगे। 100 वोट आपने देखा होगा, 500 वोट का बल्ब है भैया ये तो, है ना? 100 वोट का बल्ब है ये तो, 500 का वोट है। तो 500 और 1 वोट का मतलब क्या है यहां पर? कि अगर 500 है तो ज्यादा, आपने देखा होगा कि जो शादी होती है, मैरिज फंक्शंस होते हैं, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती है। वो लाइट ज्यादा वोट की होती है। ज्यादा वोट की है मतलब बहुत ज्यादा वोट है, तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा ग्लो कर रही होगी, है ना? चमक रही होगी। क्यों? क्योंकि वो पर सेकंड क्या है? ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है। जो पर सेकंड कम एनर्जी कंज्यूम करेगी तो कम बिल आएगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी तो आपके ज्यादा बिल आएगा। अब कुछ डिवाइस, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, जैसे कि एसी मान लो आप, कोई जो मैरिज फंक्शन में वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, नियॉन लाइट्स जो होती हैं वो है ना? तो ये आपके ज्यादा कंज्यूम करती है एनर्जी को, और वोट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा वोट, जिस पर ज्यादा वोट लिखा हुआ है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इस चीज को आप लिख के ले लें, इसको मान के चल लें। द एनर्जी यूज्ड एट द रेट ऑफ 1 वॉट, वो तो मैंने आपको बताया था। इन अदर वर्ड्स, इफ एनर्जी यूज एट द रेट ऑफ 1 वॉट, अगर 1 वॉट यूज की जा रही है तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड के अंदर हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। हाउ मच एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी? इफ इट इज यूज एट द रेट ऑफ 100 वॉट, अगर 1000 वॉट, 1000 वोट है, 1000 वोट का है कोई आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो 1000 वोट का है, तो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितनी एनर्जी जो है आपके कंज्यूम हो जाएगी? तो वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर समझना आप कैसे निकालेंगे। यहां आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? W/T, और W क्या है आपकी? यही एनर्जी। तो यहां से W यानी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो जाएगी? P इंटू टी, और P क्या है आपका? यही पावर। पावर कितनी है आपकी? 1000 वोट। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय T कितना है? 1 आवर। अब यहां पर हम इसे सेकंड्स में लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसको हम किस में लिखेंगे? सेकंड में लिखेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 आवर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये यहां जब इसको 36 हो गया और ये 5 तो हो ही गया, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके P यानी कि वॉट जो वर्क है वो कितना हो जाएगा? 36 लाख जूल आपके एनर्जी, इतनी जूल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? कंज्यूम होगी, जूल। और चाहे तो हम इसे क्या लिखेंगे? जूल एनर्जी कंज्यूम होगी, और चाहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आपके, इतनी एनर्जी आपके कंज्यूम होगी अगर आप 1000 वोट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 घंटे के लिए चलाते हैं।
समझ में आ गया। और इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई आपकी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आपके एनर्जी कंज्यूम हुई है यहां पे। समझ में आ गया होगा आपको। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड 1 किलोवाट, इसे ही हम क्या बोलते हैं 1 किलोवाट भी बोल सकते हैं इसे, और वी कैन राइट इट एज 1 किलोवाट, इसे हम 1 किलोवाट बोलते हैं। ये जो एनर्जी है इसे हम कितना क्या बोलते हैं, एक घंटे के अंदर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट क्या लिखूंगा मैं, W इक्वल टू 1 हार के अंदर, 1 हार है ना, ये 1 हार टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 1 किलोवाट, किलो है ना, यानी कि 10⁻³ हो गया, 1000 हो गया है ना। तो इसे ही क्या बोलेंगे हम, इसे ही बोलेंगे 1 किलोवाट हार। तो हमारे घर में जो बिल आता है वही बिल जो है 1 किलोवाट के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि अगर हमने 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करी है, यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है 1.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी हमने अभी कंज्यूम कर ली है। और इस 1 किलोवाट का मतलब होता है एक यूनिट, जो हमारे कमर्शियल यूनिट होती है। कमर्शियल यूनिट जो हम हमारे घरों में जो बिल देते हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल देते हैं वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, कितना यूनिट आया, 3 यूनिट आया, 4 यूनिट आया, 5 यूनिट आया, 6 यूनिट आया, वो यूनिट ही क्या होता है आपका, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट हार। आपने इतनी एनर्जी जो है कंज्यूम कर ली है, और एक एनर्जी 1 किलोवाट हार में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है आपने, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल की एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली है। इसका मतलब है एक ही यूनिट। समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने क्लैरिफाई किया है आपको, बहुत अच्छे से समझाया है इसको। चलिए अब आगे समझते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है आपको। फॉर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की रेटिंग किस तरीके से की जाती है कि भाई ये 100 वोट का है, ये 1000 वोट का है, ये 500 वोट का है, ये 200 वोट का है। आपने देखा होगा 0 वोल्ट के भी बल्ब होते हैं, पर 0 वोल्ट का कुछ होता नहीं है, वो 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का बल्ब होता है। तो 10 वोल्ट का होगा तो बहुत कम इल्यूमिनेट होगा, 100 वोल्ट होगा तो बहुत ज्यादा, और ज्यादा 500 होगा तो और ज्यादा जलेगा, 600 होगा तो और ज्यादा, 1000 का होगा तो और ज्यादा, यानी कि 1000 है तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी को वो कंज्यूम कर रहा है। अब समझना है यहां पर, फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द वैल्यू ऑफ पावर and the voltage taken together from what is called the rating of the appliances। पावर और वोल्टेज अगर दोनों टुगेदर लिए जाते हैं तो ये क्या कहलाती है, रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस। फ्रॉम द रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द इक्वेशन। और रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इस डिवाइस जो ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब समझना कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI। चाहे तो इसे ऐसे लिखें, चाहे तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V²/R। अब यहां वोल्टेज सप्लाई तो कांस्टेंट है, आपको पता है ना, कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अगर लगाते हैं तो वहां पर वोल्टेज सप्लाई तो कांस्टेंट है। अब वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है, बट यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड कर जाता है आपके इसके ऊपर, पावर के ऊपर। अगर आपका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है ना, रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि यहां पर 230 वोल्ट ही आने वाला है। ये तो आपको पता है कि आपके घर पे जो वोल्टेज आने वाला है वो तो 230 आने वाला है, 230 वोल्ट की ही ऐसी करंट जो है आपके घर में आने वाली है, इससे ज्यादा ना कम आएगी। वोल्टेज जो है अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर आपका जो ये है पावर हो वो पावर कम कंज्यूम होगी, पावर वो कम पावर का होगा। समझ के आ गए। तो और यहां पर अगर ये ज्यादा है आपके, यानी कि ये ज्यादा, ये कम है आपके, है ना, ये कम है तो आपके क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ये भी समझना है ना, ये कम है तो ये आपके ज्यादा होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको मैं कह क्या रहा हूं। द स्मॉलर पावर रेटिंग, द स्मॉलर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना स्मॉलर होगा उतनी हायर द पावर होगी, पावर हायर होगी जितना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तब जाकर आपकी पावर ज्यादा निकल के आएगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर। नेक्स्ट क्या है यहां पर,
क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछते हैं यहां पर आपसे, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। वॉज डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करता है द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, एनर्जी डिलीवर की जाए वो कौन, कितनी एनर्जी डिलीवर की जाए करंट के द्वारा, ये कौन डिटरमाइन करता है। तो ये जो द एनर्जी कंज्यूमशन जो होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर, द एनर्जी कंज्यूमशन इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम is called as power. Hence the power decide the rate at which energy is delivered by the electric current. क्या बोला मैंने, मैं बताता हूं, दोबारा से यहां पर लिख देता हूं क्या बोला है मैंने। यहां पर बोला है the energy consumption जो हो रहा है आपका एनर्जी कंज्यूमशन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ लिख देते हैं, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमशन लिख देते हैं इसको, मैं और सही तरीके से लिख देता हूं, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमशन पर यूनिट टाइम, है ना। क्या बोलूंगा मैं, द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमशन पर यूनिट टाइम, by the electric appliances, appliances is called इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक पावर होगी। समझ में आ गया क्या बोला, द रेट, जिस रेट पर आपके क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमशन हो रही है पर यूनिट टाइम, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा, वो क्या कहलाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक पावर। और ये यही तो पूछता है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, कितनी एनर्जी डिलीवर की जाए, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, पावर। हैंस, तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैंस द रेट at which energy is delivered by current is power। कौन डिसाइड करता है, पावर आपकी यहां पर ये डिसाइड करती है, द रेट एट ऑफ विच कंज्यूमशन पर यूनिट टाइम बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज पावर। और पावर ही आपकी यहां पर ये डिसाइड करती है कि कितनी एनर्जी जो है वो करंट जो है वो डिलीवर करे पर यूनिट टाइम या पर रेट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, आपसे ये क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। क्या पूछा गया है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, टेक्स 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है आपके यहां पर, फ्रॉम अ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है यहां पर। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, मोटर की पावर को हमें यहां पर डिटरमाइन करना है। तो जो गिवन है वो पहले हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें यहां पर, गिवन है हमें एम्पियर आई, हमें यहां पर गिवन है कितना, 5 एम्पियर का करंट आपके फ्लो हो रहा है ना। वोल्ट आपको गिवन है कितना, 220 वोल्ट आपको यहां पर गिवन है, ये 220 वोल्ट हो गया है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, मोटर की क्या पावर होगी, तो ये आपको P फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। और एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी कंज्यूमशन का तो हमें पता ही है, W = P × T से निकालेंगे। तो पहले P निकाल लेते हैं। P निकालेंगे तो P कैसे आएगा निकल के आपके यहां पर V9 हम जानते हैं, V9 दैट क्या जानते हैं हम, यहां पर हम जानते हैं P = क्या होता है, VI होता है।
और P इक्वल्स टू वी आई होता है तो V कितना है आपके यहाँ पर 220 है ना, 220 और I कितना है आपके 5, तो कितना हो गया भाई P इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया भाई आपके ये हो गया आपके 10 और 10 हो जाएगा, तो ये 1110 सॉरी क्या हो गया, क्या लिख दिया मैंने भाई बच्चों, यहां पर ये आएगा आपके, ये आएगा 0, 10 है तो फिर 0, फिर ये आ जाएगा 10 था तो 1 आ गया, तो ये हो गया आपके 11 पावर वाट। समझ में आ गया, इतनी पावर जो होगी आपकी, वो इतनी पावर की मोटर होगी। चलिए अब ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 2 आवर्स में, 2 घंटे में, तो यहां पर टाइम आपको दिया हुआ है, तो टाइम भी हम लिख लेते हैं T इक्वल्स टू 2 आवर्स। अब समझ लेना कि हार है तो इसे हमें सेकंड्स में चेंज करना है, सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो यहां पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू सॉरी, तो W इक्वल्स टू क्या होगा आपके यहां पर, मैं लिख देता हूं दोबारा, आपके कई बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहां पर, W यानी कि एनर्जी जो है आपके P मल्टीप्लाई बाय T से आएगी, और P कितना है आपका 100 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2 आवर्स, तो 2 आवर को क्या लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 60 बड़ी ही गलतियां हो रही है थोड़ी बहुत यहां पर लिखने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई है, तो चलिए 2 हार है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इस तरीके से हम यहां पर लिखेंगे इसे। यहां से क्या आएगा ये आपके 22 हो गया है ये मान लीजिए है ना, और ये हो गया आपके 36,000 हो गया है। चलिए इसे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं अपन और भी 16 आगे, तो यहाँ पर ये 0 0 0 0 तो ये हो गए हैं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं अलग से, 36 मल्टीप्लाई बाय 22 आपको यहां पर दोनों करके बता देता हूं, 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ आ जाएगा 7, ये नहीं है कुछ भी, मल्टीप्लाई बाय फिर वापस से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 72, तो 2 यहाँ कितना है आपके 7 2 9 और ये आ जाएगा आपके 7, तो कितना आ गया 792, समझ में आ गया, तो आप क्या है 79,20,000 कितनी जूल, इतनी जूल एनर्जी आपके जो है वो कंज्यूम्ड होगी। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, कितना सॉल्यूशन है यहाँ पर, सॉल्यूशन नहीं है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कहाँ गया, हम कहाँ गए, ये इतनी एनर्जी जूल आपके एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड होगी बच्चों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड किया गया है 220 वोल्ट से जनरेटर से, द करंट इज 0.50 एम्पियर, करंट कितना बह रहा है 0.50 एम्पियर का, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब की कितनी पावर होगी ये आपसे पूछा गया है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यहां पर, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं क्या क्या जो गिवन है हम पहले यहां पर लिख लेंगे, जो हमें गिवन वैल्यूज हैं वो गिवन में क्या क्या है वो हम यहां पर लिख लेते हैं। पहली चीज हमें दी है वोल्ट कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट आपको यहां पर दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है कितने का, करंट जो है आपको कितना दिया हुआ है यहां पर 0.50 एम्पियर का यहां पर करंट जो है फ्लो हो रहा है। दूसरा और क्या दिया हुआ है वो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर ऑफ द बल्ब कितनी होगी P, आपसे ये पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से देख करेंगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, यहां पर P इक्वल टू वी आई होता है, समझ में आ गया, तो P इक्वल टू वी आई होता है, P हमें फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल टू वी कितना है आपका 220 वोल्ट है यहां पर, तो 220 मल्टीप्लाई बाय आई कितना है 0.50 एम्पियर, 0.50 एम्पियर हो गया है यहां पर आपके, तो यहां से P इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपका, ये जब हम हटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 110 वोट आपके वोट निकल के आएगा, इतने वोट जो है वो पावर होगी किसकी, इसकी इलेक्ट्रिक बल्ब की, समझ में आ गया। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है इस तरीके से, P इक्वल्स टू वी आई है और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वोट का आपके यहां पर पावर निकल के आएगी उस इलेक्ट्रिक बल्ब की। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वोट, है ना। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि कंज्यूम करती है एनर्जी एट रेट, इस एनर्जी पर रेट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, जब यहां पर इस वाला जब इतना वोट है तब आपके हीटिंग मैक्सिमम है रेट, एंड 360 व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम, जब हीटिंग बहुत ज्यादा मिनिमम होगी आपकी इस वाले पर। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज आपको यहां पर दिया हुआ है 220 वोल्ट है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केसेस में जब ये कितना है 840 वोल्ट है, 840 वोल्ट है, वोट है सॉरी, और 360 वोट है, तो उन दोनों केसेस में सोर्स दोनों में सेम है, 220 वोल्ट है। तो यहां इन दोनों केसेस में आपसे क्या पूछा गया है, करंट और रेजिस्टेंस बताइए क्या क्या होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देख लेते हैं। जो जो गिवन है पहले उन्हें लिख लेंगे हम, जो गिवन है। गिवन जो है हमें क्या है, ऑपरेट करने पर, जब ऑपरेट करते हैं हम किस पे ऑपरेट, जब हम किस पे कर रहे हैं 840 पर, 840 वोल्ट पर, तब V आपका कितना है, आपके यहां पर V जो है वो 220 वोल्ट है ना। तो पूछा क्या गया है आपके यहां पर, P आपको दिया हुआ है, ये P है आपका, P इक्वल टू ये है ना। इस पे जब ऑपरेट करेंगे तो 840 वोल्ट पर ये है। तो आपसे पूछा गया है करंट, तो कंडीशन पहली मैं यहां पर लिख लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, करंट क्या होगा I, तो I गोस टू क्या होता है P, हम जानते हैं यहां पर, क्या जानते हैं हम यहां हम जानते हैं, इसको पहले मैं लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके, यहां से निकल के आएगा I इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है। तो यहां से I इक्वल टू P अपॉन V आ गया। तो यहां से I इक्वल टू V, P कितना है आपका 840, और ये कितना है V कितना है आपका 220 वोल्ट। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट हुआ, 2 से कितने बार हो गया ये 2 से आपके 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स, और ये 2 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, ये 2 से 11 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है, I जो है ये 4 टाइम्स हो गया है ना। 2 से जब कटेंगे इसको तब ये इतनी बार कटेगा, और जब फिर से 4 से ये 11 से हम इसे काटेंगे तो कितनी बार ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना। अब कितना बजा 33 था, 7 और 2 9 हो गया है। पॉइंट लगाएंगे हम, पॉइंट लगाए 90 हो गया, यानी कि 8 टाइम्स फिर आएगा, तो 3.8 एम्पियर आपके करंट का फ्लो होगा पहले वाले केस में। तो यहां पर आ गया आपके 3.8 एम्पियर, ठीक है। अब चलिए, अब समझना है यहां पर क्या है, आपसे दूसरा पूछा गया है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे। जब हमें करंट पता है, जब हमें V पता है, तो हम यहां पर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, R इक्वल टू क्या होता है V अपॉन I होता है। V आपको पता है, I आपको पता है, तो V कितना है 220, और VI आपको पता है कितना 3.8, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि इसको हटाएं और यहां 0 लेके चल जाएं ऊपर, है ना। तो जब इसे काटेंगे पीटेंगे सब कुछ करेंगे तो डायरेक्ट यहां पर आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 57.84, ऐसे कुछ वैल्यू 84 ही आएगी, जहां तक मैं देख लेता हूं 60 वैल्यू आएगी, सॉरी 60 जब आप इसे करेंगे सॉल्व। अब यहां पर मेरे पास करने के लिए कोई थोड़ी कम जगह है, इसलिए मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कर देता ऐसे। थोड़ी सी कम जगह है यहां पर, ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते ही 0 ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर 2 से काट देना, 2 से काटने के बाद जितना भी कट गया है, नहीं कटा है तो फिर आप जितने से भी कटेगा और डायरेक्ट काट के देख लेना, आपके आ जाएगा कितना 57.60 ओम आपके यहां पर इतना रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में आ जाएगा, जब आपकी 840 वोट होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड केस की। सेकंड केस कौन सा है आपका, यहां पर सेकंड केस की हम बात करेंगे, है ना। अब सेकंड केस ऑपरेट करेंगे कब, कब होगा ये समझना, ये होगा जब आपके कितने पर P इक्वल टू जब होगा आपके 360
है ना। तो जब 360 वोट होगा आपके, तो 360 वोट में क्या होगा आपके, ये यहां पर जब करंट को आप फाइंड आउट करेंगे तो करंट जो होगा आई, वो होगा आपका कितना, V अपॉन आर, V अपॉन सॉरी करंट P अपॉन, मैं क्या लिख रहा हूं, P अपॉन V। P कितना है आपका यहां पर 360 और V कितना है आपका 220। एक जीरो से एक जीरो तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गई, और ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया आपका 36 जो है वो कितनी बार जाएगा, 18 अपॉन 11। ठीक है, 18 अपॉन 11 से काटेंगे तो ये तो जाएगा 1 टाइम्स पॉइंट लगाएंगे फिर इससे, तो कितना हो गया यहां पर, कितना बचा है 7, और 7 से 17 हो गया, 70 हो जाएगा, तो 6 टाइम फिर जाएगा, तो 6 टाइम चल गया है यहाँ पर। फिर अपन एक और बस 16 ही रहना देते हैं, ज्यादा वैल्यूज नहीं लेके आएंगे यहाँ पर। ये इतना एम्पियर करंट आपके फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, सेकंड केस वाले में इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में भी आपसे पूछा गया है, तो भाई रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं हम। रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन आई, और V आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 अपॉन कितना होगा 1.6, और जब इसे हम काटेंगे पीटेंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएगा 134.515, है ना, 134.15 ओम आपके यहां से निकल के आएगा। जब हम इसे कट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके 134.15 ओम आपके ये इतना रेजिस्टेंस निकल के आएगा। समझ में आ गया है आपको, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, क्लियर करते हुए हम सबको चल रहे हैं। कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारा समय वीडियो भी, तो यहाँ पर जो है इससे कैलकुलेशन को हम कर लेंगे, इजी पोर्शन है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 पर चल जाएगा, 2 से काट देंगे, फिर जितनी बार कट रहा है कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर डायरेक्ट काट देंगे, तो कितना आएगा 130.15 ओम आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब अपन यहां से यह हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड कितना है 400 वोट रेफ्रिजरेटर, उसका रेटेड है, रेटिंग की हुई है मतलब रेटेड है। और यहां से क्या होता है आपके, यहां से समझना इस चीज को, 400 वोट ऑपरेट्स एट 8 आवर पर डे, 8 आवर पर डे आपका यूज किया जाता है इसे। What is the cost of the energy to operate it for the 30 days? 30 दिन के लिए अगर हम इसे यूज करते हैं तो कितनी कॉस्टिंग आती है, हमारे एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है। अगर 3 रुपीज यानी कि 3 रुपए पर किलोवाट हार्स के हिसाब से हमसे पैसे लिए जाए, तो ये बिल्कुल सेम केस है हमारे घर पर भी, जैसे केस होते हैं हमारे भी क्या होता है, जैसे 400 या 100 या आपको पता होता है कि भाई ये इतने वोट का है, 1 घंटे डेली चलता है, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कहा क्या इसने, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी रेटिंग जो है, रेटेड जो है वो कितना है 400 वोट है, कितने घंटे चलता है 8 घंटे पर डे चलता है। तो देखना समझना है इसको, जो गिवन है हमें वो हम यहां पर लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है हमें कि भाई यहां पर जो P है ना, वो कितना है 400 वोट है, कितना घंटे चल रहा है, कितने घंटे ऑपरेट्स डेली, है ना, ऑपरेट डेली, ऑपरेट्स डेली यूज होता है वो, और कितना ऑपरेट्स डेली 8 आवर, है ना, पर 8 आवर पर डे लिख देते हैं, या डेली लिख ही दिया हमने पर डे। ठीक है, तो यहां पर ये ऑपरेट हो रहा है कितने दिन के लिए, डेज कितने, डेज आपके 4 डेज आपके हैं ये 30 डेज के लिए। टाइम यानी कि ड्यूरेशन, टाइम जो है आपका ये दोनों का क्यूमुलेटिव होगा, टाइम इस ये भी होगा और ये भी होगा, तो 30 डेज हो गए, 30 डेज। ठीक है, तो देखें कॉस्टिंग कितनी आ रही है आपके, पर यूनिट की कॉस्टिंग जो है आपकी कितनी है, यहां पर यूनिट की जो कॉस्टिंग है आपके, कॉस्टिंग जो है पर यूनिट कितनी आ रही, पर
कॉस्टिंग पर यूनिट कितनी आ रही है आपके 3 रुपीज, 3 रुपीज या किलोवाट पर आवर। अब देखें इसे क्या है, पी टाइम, तो यहां पर हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, वो एनर्जी W इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय टी होता है, आप ये जानते हैं। यहां हार्स में इसलिए हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको भी ध्यान रखना। आप कहो कि सर आप तो बार बार क्या कर रहे हैं, सारी यूनिट्स को सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन में सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, कारण इसका यह है क्योंकि यहां पर किलोवाट हार है ना, किलोवाट हार है क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो हार्स में ही पूछा गया है, घंटे में ही पूछा गया है, इसलिए हम यहां पर अब इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हार्स में ही लिखेंगे। तो P इंटू टी, तो P कितना है आपका 400, कितने घंटे के लिए, 8 हार्स के लिए डेली, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है आपका, टाइम जो है आपका 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए 8 हार्स 8 घंटे मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहां से आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 96 है ना, और ये आ गया आपका 96,000 जूल। जूल है, एनर्जी है, तो ये जूल में आएगा। 96,000 जूल जो एनर्जी आपकी पर डे कंज्यूम होगी। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर इसे मैं लिख सकता हूं 96 किलो वॉट पर आवर। किलो हो गया ना भाई, 96,000 है तो किलो लिख दिया मैंने, तो 96 किलो वॉट पर आवर हो गया है ये, क्योंकि ये वॉट में है और ये हार में है, तो किलो वॉट हो गया, वॉट हार हो गया ये, तो वॉट हार, और ये किलो, ये जो है ये किलो में हो गया, तो ये किलो हो गया। तो जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी कितनी है, 96 किलो वॉट पर हार। और चाहे तो मैं इसे किस तरीके से लिख देता हूं, आपके थोड़ा सा और सहूलियत हो जाए यहाँ पर, जिसे मैं यहाँ पर अच्छे से लिख ही देता हूं। कितना होगा, ये वोट हार है, और अब इस 3 जीरो को हटाऊंगा तो किलो वोट आ जाएगा। समझ में आ गया। अब कॉस्टिंग हमें निकालनी है, तो कॉस्टिंग किस तरीके से निकालेंगे कि भाई कितने आए पर किलोवाट का, 1 किलोवाट का कितना है 3 रुपीज है। तो चूंकि क्या है यहां पर हम जानते हैं, चूंकि 1 किलोवाट का कितना रुपए लग रहा है, 3 रुपीज लग रहा है, तो 96 किलोवाट का कितना लगेगा भैया, तो यहां पर लगेगा 96 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 18, और यहां 18 मतलब, और यहां चल गया 27, और यहां पर एक 27 और एक 28 है ना 28, तो ये आपके यहां पर आएगा 2288 रुपीज जो है आपके ये आएंगे। इतने रुपए 288 रुपए का आपको बिल जो है वो पे करना पड़ेगा, 288 रुपीज का आपको बिल पे करना पड़ेगा। इतनी आपकी यहां पर कॉस्टिंग आएगी। समझ में आ रहा है। चलिए चाहे तो आप ये देख लें, ये 288 का आपको यहां पर बिल जो है वो पे करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, इतने रुपए की। क्लियर है। चलिए इलेक्ट्रिक शॉक आपको बताया हुआ है थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हमें, जब हम यहां पर इस इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास हो रहा होता है, तो ये चार्जेस क्या होते हैं, जैसे ही हम ये बेयर है मतलब कि ये यहां पर इंसुलेटर नहीं है ना, इंसुलेटर नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर इस वायर से करंट का फ्लो हो रहा होगा, तो एकदम से अगर हम इसे यहां से टच कर लेते हैं, तो टच करते ही क्या होता है, हमारा कनेक्शन जो होता है वो अर्थ से होता है, यहाँ नीचे है ना, यहाँ नीचे से अर्थ से कनेक्शन होता है, तो ये चार्ज जो है ये अर्थ जीरो पोटेंशियल पर होती है, जीरो पोटेंशियल पर होती है, तो क्या होता है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, तो क्या होता है यहां से कि ये करंट हमारी बॉडी से होते हुए नीचे चला जाता है अंदर। तो इस कारण से हमें शॉक लगता है, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या होने लगता है, चार्ज का फ्लो हो जाने लगता है, स्टार्ट हो जाता है चार्ज का फ्लो, कि ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड में चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो ब्लड जो है हमारा सर्कुलेशन, चार्ज सर्कुलेशन का काम स्टार्ट कर देता है, और हम हो सकता है कि हमारी थोड़ी देर में मृत्यु हो जाए,
हम डेड हो जाए, मर जाए। इसलिए हमेशा कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छू रहे हो या वायर को छू रहे हो तो हमेशा हम अपने जो शूज हैं क्या करें, शू पहने, नीचे शू पहने, अर्थ से हमारा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए और इस तरीके से दोनों वायर्स को नहीं पकड़े एक साथ, है ना। पकड़ना भी है, आपकी इच्छा है कि भाई हम तो करतब दिखाएंगे ही, तो आप अगर करतब दिखाना चाहें तो दिखाएं, है ना, स्टंट जरूर दिखाएं, बट इस तरीके के स्टंट थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ें और फिर आप स्टंट दिखाएं, जरूर दिखाएं। नीचे आप जरूर शू जरूर पहने, आपका अर्थ से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। एक वायर को एक ही टाइम पकड़े, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना आप कहें मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, स्टंट नहीं दिखाना है ना, बिल्कुल नहीं दिखाना है, बट ऐसा मैं जस्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि कैसा, जब आपको देखा होगा बहुत से लोग जो है वायर को ऐसे छू लेते हैं, तो छूने का मतलब है कि उनके अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा होता है। पर अगर जैसे ही वो दोनों वायर्स को एक साथ पकड़ लेंगे तो फिर वापस से एक सर्किट बन जाएगा, वापस से करंट का इस तरीके से फ्लो होने लग जाएगा। तब उस कंडीशन में भी करंट का, तो दोनों वायर को एक साथ नहीं छुआ जाता है, एक ही वायर को टच करना होता है और नीचे अर्थ से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ऐसे फिर से वापस बोल रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से टच करें, बट बाकी हाँ, जब लोग, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो इस तरीके से पकड़ लेते हैं कई बार, तो वो इलेक्ट्रिशियंस इस तरीके से आपका वर्क करते हैं, इस तरीके से पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं पढ़ी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता है, बट फिर भी वो एक प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा सीख लेते हैं इस चीज को। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो पढ़ाया है सारा, जो स्टार्टिंग से टॉपिक्स थे आपके, इंट्रोडक्शन, देन बेसिक प्रॉपर्टीज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की, फिर ओम्स लॉ के बारे में हमने बात की, फिर सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स के बारे में हमने बात की, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात की, फिर हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करी। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने पूरे 1 बाय 1 यहां पर सॉल्व करते हुए चले। सब कुछ मैंने बहुत आसानी से आपको सिखा दिया है। अब हम जो करेंगे वो करेंगे एनसीईआरटी के जो लास्ट में जो आपके एग्जाम्पल होते हैं, है ना, जो आपके पीछे की तरफ एग्जाम्पल्स होते हैं, जो खुद को करने होते हैं, एग्जाम्पलर होते हैं, वो हम यहां पर अब डिस्कशन करेंगे।